ग्रीक ड्रामा को भी समझने से पहले, ग्रीक ड्रामा को भी स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा ना उस जमाने का इन्वायरमेंट समझना पड़ेगा। अब एक तो ग्रीक्स इंटेलिजेंट बहुत थे, ये आपने बात याद रखनी है कि ग्रीक्स एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट लोग थे। अब ऑल्दो ये जितने भी गॉड गॉडेसेस जितने भी चक्कर हैं, इट्स लाइक अ मिथ। और इसके बाद इन ये आगाज कहाँ से हुआ, और डिथीरैम से बेसिकली इसका आगाज हुआ था। ये कल मैंने थोड़ा सा क्लियर किया था। वैसे डिथीरैम क्या होते थे, जिस तरह से हम कहते हैं मेलों मंदिरों पे कुछ भी एक जिसे कहते हैं ना तारीफिया कुछ अल्फाज बोले जाते हैं, शार बोले जाते हैं, सॉन्ग्स बोले जाते हैं। तो डायनोसिस एक गॉड था जो कि गॉड ऑफ वाइन था, फर्टिलिटी था, रिचुअल मैडनेस था, गॉड ऑफ थिएटर भी इसे कहते हैं। उसकी ऑनर में पेश किए जाते थे। और बहुत बिगनिंग में बेसिकली इसको एक हिम सॉन्ग से आहिस्ता आहिस्ता करके ये डेवलप होना शुरू हो गया एक फुल फ्लेज ड्रामा में। अब पहला जो ग्रीक एक्टर है वो थेस्पिस को माना जाता है, और जो फर्स्ट ग्रीक ड्रामेटिस्ट है वो एस्काइलस को माना जाता है। और अगर हम उस जमाने के बहुत फेमस प्ले राइट्स देखें तो इनमें स्काइलस, सोफोक्लिस और यूरिपाइस है। बहुत पहले जो ट्रेजेडी है वो एक ओपन एयर थिएटर में परफॉर्म की जाती थी, और वो इतना खुला होता था कि उसमें काफ़ी सारे लोग बैठ सकते थे। और ये ज़्यादातर इसकी जो इंस्पायरेशन है वो ग्रीक मैथोलॉजी से ली जाती थी, हेसियड होमर के वर्क से काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी। और वायलेंस और डेथ सीन उस टाइम अलो नहीं थे। अब पहले ज़मानों में जब ट्रेजेडी हुआ करती थी ना, तो सिर्फ एक ही एक्टर हुआ करता था। वो मास्क पहनता था, डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनता था, और डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज कर लिया करता था। और हमने कोरस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीक ट्रेजेडी में। और अगर हम थीमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फेट का बहुत अहम रोल था इसमें। और इसके अलावा वो बंदा जिसकी फेट में है, लाइक डूम फेट है उसकी, वो नो मैटर व्हाट हैपेंस वो अपनी फेट को ही विल एक्चुअली रीच टुवर्ड्स हिज फेट, मीट हिज फेट। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये था कि ग्रीक गॉड और गॉडेसेस बहुत अहम थे। हर वो कैरेक्टर जिसने ग्रीक गॉड और गॉडेसेस को नाराज कर दिया ना, बस तो समझें कि उसकी शामत आ गई है। और जब तक उसकी वो मुकम्मल तौर पे अपने अंजाम को नहीं पहुंच जाता था ना, तब तक वो ग्रीक गॉड और गॉडेसेस एक हिसाब से वो बच नहीं पाता था उनके रैथ से, उनके एंग्री से, उनके गुस्से होने से। अब इसके बाद नेक्स्ट एक बंदा था फिनिकॉस। उसने क्या किया था, उसने कोरस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनको मैन, वुमेन और एल्डर्स के तौर पे रिप्रेजेंट करने के लिए। इस तरह से एक बंदा था एगोथॉन। एगोथॉन ने इसके अंदर म्यूजिकल इंटरल्यूड्स एडिट करवाई थी, यानी सॉन्ग्स वगैरह भी एडिट करवाए थे। और ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता था, वहाँ पे ये सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स बाकायदा हेल्ड होते थे। और जितने भी प्ले राइट्स हैं वो अपने ड्रामे जमा करवाते थे, वहाँ पे अपने प्लेस जमा करवाते थे, वो प्लेस परफॉर्म होते थे। उन प्लेस को आर्कन जज करता था। अब आर्कन कौन था? आर्कन उस सिटी का चीफ मजिस्ट्रेट होता था। ये ऐसी है जैसे आजकल पाकिस्तानी आइडल होता है कि सिंगर्स आते हैं और उनको जज करते हैं। तो उस जमाने में प्ले राइट्स अपने प्लेस सबमिट करवाया करते थे और उनको जज किया जाता था। अब जितने भी प्लेस है ना, ये 4 एक हिसाब से ग्रुप ऑफ 4 में सबमिट करवाए जाते थे। उनमें 3 ट्रेजेडीज होती थी, और एक जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा ट्रेजाई कॉमेडी वाला फेज आता था, वो सेटर प्ले में होता था। अब उसमें आज जो हमने डिस्कस करना है ना, वो हमने एस्काइलस डिस्कस करना है। एस्काइलस कि हमने थोड़ी सी कल मैंने आपको वैसे बता दिया था एस्काइलस की कंट्रीब्यूशंस का। बाकी उसकी कंट्रीब्यूशन में समझाने वाला कुछ भी नहीं है, जो याद करने वाला है ना वो मैं आपको डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली आपके साथ शेयर कर दूंगी। एस्काइलस का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्ले है वो ओरेस्टी है। ओरेस्टिया इज बेसिकली अ ट्रेजिक प्ले जिसके अंदर 3 ट्रेजेडीज हैं, और एक इसके अंदर सेटर प्ले भी मौजूद है जो कि अब हमारे पास नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास उसके, सिर्फ वो उसके फ्रेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। एक फ्रेगमेंटेड फॉर्म में है हमारे पास वो, वैसे हमारे पास नहीं है। उस प्ले का नाम प्रोटियस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी उसकी सारी डिटेल्स। अब उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इस पूरे में वो एगामेमनॉन है, और वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी शामिल है। अब आपने किसी भी प्ले को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर पीपीएससी, अगर आप पीपीएससी के लिए उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली रिमेंबर द थीम्स, सिंबल्स, करेक्टर एनालिसिस एंड द एनालिसिस ऑफ द प्ले। आपने जब भी कोई प्ले याद करना है फ्रॉम पीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपने उसकी सेटिंग देखनी है कि वो प्ले कहाँ पे परफॉर्म हुआ था,
उसकी सेटिंग क्या थी, और दूसरा आपने उनके जो मेन कैरेक्टर्स है ना उसके नाम आपको याद होने चाहिए। और ये याद रखना बहुत आसान हो जाती है अगर आपको इसकी समरी के बारे में पता हो, क्योंकि समरी से क्या होता है कि हमारे जहन में वो स्केच सा बन जाता है, और जब हमारे जहन में स्केच बन जाता है तो हम चीज़ों को एक बेटर वे में याद कर लेते हैं, बजाय ये कि हम ऐसा करें कि अंधाधुंध बस कैरेक्टर्स को रट्टा लगाना शुरू कर दें, तो वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है। अब एगामेमनॉन कौन था? कैन एनीवन टेल मी? एगामेमनॉन के बारे में कल हमने थोड़ी सी बात की थी कि एगामेमनॉन किंग मेनिलस का भाई था। किंग मेनिलस वही है जिसकी बीवी हेलन थी और वो उसके साथ भाग गई थी। फातिमा हैज रेज्ड हर हैंड। फातिमा चैट बॉक्स में बता दें प्लीज। ओके सर असल में ना मैंने माइक लगाया हुआ है, फिर मुझे उसकी स्पीकर की आवाज़ नहीं आ रही होती। आप प्लीज़ चैट बॉक्स में बता देंगे वट एवर यूर सेइंग। पेरिस था, ठीक है। हेलन उसके साथ बेसिकली शी लोप विद पेरिस, और इसके बाद एगामेमनॉन उसी का भाई था। अब होता ये है कि हमें पता है कि 10 ईयर्स भाई वॉर को लगे थे, और वापस आते आते भी इन्हें 10 साल का अरसा हो गया था। अब एगामेमनॉन जब वापस आ रहा था ना, तो रास्ते में आपको पता है कि इनको वापस आते हुए बहुत इनको मुसीबतें झेलना पड़ी। पोसाइडन यानी गॉड ऑफ सी नाराज था इनसे, तो इसने तो सी का ही काफ़ी ज़्यादा तूफान लाए। गॉड ऑफ सी सारी इनके साथ नाराज थी, और उनके नाराज होने की वजह से जो एगामेमनॉन है ही वाज क्वाइट इन ट्रबल। अब होता ये है कि जो एगामेमनॉन है यानी किंग ऑफ आर्गस, ये जब वापस आ रहा होता है ना, तो इसकी जो आर्मी है ये एक गॉडेसेस होती है, उस गॉडेसेस का नाम होता है अभी हमने वो ग्रीक गॉडेस पढ़ी भी है, आर्टिमस। अब आर्टिमस बेसिकली ये ग्रीक गॉडेस होती है, और ये गॉडेस होती है वाइल्ड एनिमल्स की, हंट की, वेजिटेशन की, चाइल्ड बर्थ की। अब ड्यूरिंग लाइक देयर जर्नी बैक टू आर्गस, ये ऐसा करती हैं, इसकी आर्मीज इसको ऑफेंड कर देती हैं किसी इनके किसी सेक्रेड एनिमल को तबाह करके, तो आर्टिमिस इनसे बहुत नाराज हो जाती है, और वो इसके बाद ये शर्त रखती है, लाइक अ कंडीशन, कि अगर तुम अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दोगे तो फिर बेसिकली मैं तुम्हें जाने दूंगी, अदरवाइज यू कांट इवन पास थ्रू इट। तो एगामेमनॉन को वापस आने के लिए अपनी बेटी इफिजिनाया उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इफिजिनाया को वो सेक्रीफाइस कर देता है, और अब वो वापस आ रहे हैं एगामेमनॉन। उसकी जो वाइफ है उसका नाम होता है क्लाइटेमनेस्ट्रा। अब जो क्लाइटेमनेस्ट्रा है ये एगामेमनॉन को देख के बड़ी खुश होती है, भाई यू आर बैक, और बड़ा वो खुश होती है, और उसके साथ उसके सामने वो बड़ा प्रिटेंड करती है जैसे शी इज टू हैप्पी टू सी हिम। और उसके साथ एगामेमनॉन के साथ ही उसकी एगामेमनॉन के साथ ही एक और लड़की आती है, उसका नाम होता है कैसेंड्रा। अब कैसेंड्रा क्या है, ये एक तो वो प्रिजनर होती है, बेसिकली ये ट्राई से बिलोंग करती है, और इसके बारे में ये होता है कि इसके पास ना कुछ प्रोफेटिक पावर्स हैं, इसको अपना फ्यूचर नजर आ सकता है, ये फ्यूचर के बारे में ना बड़ी इजीली प्रिडिक्शन कर सकती है। तो क्लाइटेमनेस्ट्रा और एगामेमनॉन उसे कहते हैं भाई तुम भी हमारे साथ पैलेस में आ जाओ, लेकिन कैसेंड्रा वहां पे ही रुकी रहती है। तो कोरस उसे कहता है भाई तुम क्यों नहीं जा रही हो अंदर, तो तुम भी चले जाओ, तुम्हें वो एगामेमनॉन और क्लाइटेमनेस्ट्रा बुला रहे हैं। तो कैसेंड्रा ना उन्हें फिर बताती है एक पूरा वो पोएम के फॉर्म में कि मैं इसलिए अंदर नहीं जा रही हूँ बिकॉज आई कैन सी माई फ्यूचर, कि अब होने क्या वाला है, देयर इज समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन बिकॉज समवन विल किल मी एंड एगामेमनॉन बोथ। और वो ऐसे लूट करती है कि इट विल बी क्लाइटेमनेस्ट्रा हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मर्डर। अब कोरस जो वो सिर्फ हिंट करती है, क्लियरली नहीं बताती है। अब कोरस ये सुन के बड़ा परेशान हो जाता है, और वो मतलब उसको समझ भी नहीं आ रही होती है, वो अपनी कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट भी करता है इन अ फॉर्म ऑफ सॉन्ग। और इसी दौरान एगामेमनॉन और कैसेंड्रा अंदर जाते हैं, और थोड़ी देर बाद स्क्रीम्स एंड देवर लाइक साइंस ऑफ समवन क्राइंग, और चीहों की जरा आवाज आती है। कोरस बहुत कंफ्यूज है क्या करें क्या ना करें। और इसके बाद क्लाइटेमनेस्ट्रा बाहर आती है। क्लाइटेमनेस्ट्रा जब बाहर आती है तो उसके जो हाथ हैं वो देवर लाइक फुल ऑफ ब्लड, और वो कहती है कि बस मैंने अपनी जो बेटी थी इफिजनाया, मैंने उसका रिवेंज ले लिया, और अब उसका जो रिवेंज था, उसका जो फादर था ही वाज बेसिकली हर मर्डरर, और मैंने अब उसको मार दिया।
और इसके बाद वो बड़ी मतलब अपने आप को खुश प्रिटेंड करती है। और इसके बाद एजिस्थस जो कि एगामेमनान का कज़न है वो भी आता है, और ऐसा लगता है जैसे एगामेमनान और एजिस्थस इन दोनों ने आपस में मिलकर साजिश की होती है इसको मारने के लिए। अब एजिस्थस का जो फादर होते हैं उसके साथ एगामेमनान के फादर ने कुछ पास्ट में बुरा किया होता है, और एजिस्थस उसी का रिवेंज देने के लिए एगामेमनान के साथ ऐसा कुछ करता है। और इसलिए अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है कि जो एगामेमनान है उसका मर्डर हो गया, एंड क्लाइटेमनेस्ट्रा एंड एजिस्थस सीम टू गेट मैरी विद ईच अदर। और अब यहाँ पे जो एक करेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, सिर्फ उसका नाम नजर आता है हमें बार बार। डेट वाज ओरेस्टिया, जिसके नाम से ये प्ले है। ओरेस्टिया ये बंदा ये जो क्लाइटेमनेस्ट्रा का बेटा है वो घर पे नहीं होता है, वो कहीं और गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये प्ले हमारा एगामेमनॉन खत्म हो गया है। अब जो नेक्स्ट है ना द लाइबेशन बैरियर्स, इसके आपको कैरेक्टर्स इतने याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टोरी का आपको पता होना चाहिए। लाइबेशन बैरियर्स के अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि ओरेस्टिस है वो वापस आ जाते हैं। वो वापस आ जाता है और अपनी उसकी एक बहन होती है, उसकी बहन का नाम होता है इलेक्ट्रा। वो उसके साथ मिलता है और वो दोनों कहते हैं कि बस हमने क्लाइटेमनेस्ट्रा और एजिस्थस इन दोनों को मार देना है। क्लाइटेमनेस्ट्रा यानी अपनी माँ को, वो इसलिए कहता है कि मैंने अपनी माँ को मार देना है क्योंकि मेरी माँ ने जो मेरा फादर है उसका मर्डर किया है, तो इसलिए आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्चुअली किल हिम। अब जो ओरेस्टिस सोच रहा है ये क्या है, ये मैट्रिसाइड है। मैट्रिसाइड हम किसे कहते हैं, टू किल आवर ओन मदर, अपनी माँ को खुद मार देना। तो ओरेस्टिस क्या करता है, वो अपनी मदर को बेसिकली वो मार देता है, और इसके बाद अब जब वो अपनी मदर को मार देता है तो इसके बाद फ्यूरीज उसके पीछे लग जाती हैं। अब ये फ्यूरीज कौन है भाई, फ्यूरीज ग्रीक मिथोलॉजी में आप ये समझ लें कि जिस तरह से पुलिस होती है ना, और पुलिस का काम क्या है, क्रिमिनल्स को सजा देना, इस तरह से ग्रीक मिथोलॉजी में जो फ्यूरीज हैं ये ऐसी कुछ क्रीचर्स हैं जो कि बेसिकली जो गॉड्स हैं वो उस वक्त इनको इनके पीछे लगाते हैं, किसी भी बंदे के पीछे फ्यूरीज को तब लगाते हैं जब वो मैट्रिसाइड या पेट्रिसाइड जैसे जो बहुत ग्रेव सीन है वो कमेंट करें। तो जितनी भी फ्यूरीज हैं वो जान ही छोड़ती हैं उस बंदी की जब तक कि वो उसको उसको सजा ना दे लें। तो अब इसके बाद जब वो फ्यूरीज उसके पीछे लग जाती हैं ओरेस्टिया के, तो नेक्स्ट पार्ट में यूमिनाइज में ये दिखाया हुआ है जो कि इसका लास्ट पार्ट है। आपको वैसे इतनी डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन, मैं आपको ये बता रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाएं। यूमिनाइज इस प्ले के अंदर क्या होता है कि जो ओरेस्टिस है वो मुसलसल भाग रहा होता है क्योंकि फ्यूरीज उसके पीछे पड़ी होती हैं। जिसके बाद इवेंचुअली वो एथीना के पास जाता है, गॉडेस एथीना के पास, और गॉडेस एथीना की मदद से वो गॉडेस एथीना और अपोलो इंटरवीन करते हैं, और इसके बाद फ्यूरीज उसका जान छोड़ती हैं। ओरेस्टिस माफी मांगता है, और इवेंचुअली ये जो होल प्ले है इट एंड्स, और जो ओरेस्टिस है उसकी उसकी फाइनली तो माफी हो जाती है, एंड ही स्टार्टेड लिविंग हिज नॉर्मल लाइफ, एंड दैट्स द एंड ऑफ द प्ले। ये ओवरऑल जितना भी ट्रायोलॉजी थी इसके अंदर यही होता है। पहले वाले पार्ट में एगामेमनॉन मरता है, उसको उसकी वाइफ क्लाइटेमनेस्ट्रा मारती है अपने एक और एगामेमनॉन की कजन एजिस्थस के साथ मिलके। दूसरे पार्ट में क्या होता है कि ओरेस्टिस आता है और वो अपनी मदर क्लाइटेमनेस्ट्रा का मर्डर करता है। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि जो फ्यूरीज होती हैं वो उसके पीछे लग जाती हैं, और जब वो उसके पीछे लग जाती हैं तो इसके बाद अपोलो और एथीना, ये दोनों जो गॉड ऑफ गॉडेस हैं, ये दोनों इंटरवीन करते हैं, और इसके बाद फाइनली जो ओरेस्टिस है वो फ्री हो जाता है, उनके उनके जो सितम है उससे बच जाता है, एंड हियर द प्ले एंड्स। दैट्स ऑल। ये था। आज हम सिर्फ और सिर्फ एस्काइलस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी कुछ याद करने वाला हो गया। अब तो आपको ग्रीक ड्रामा की बेसिक्स भी याद करनी है, आपको लिटरेरी टर्म्स भी याद करनी है, और साथ में एगामेमनॉन की समरी भी थोड़ी सी देखनी है। और कल मैंने आप लोगों से सुनना भी है। डोंट थिंक दैट मैं आप लोगों से सुनूंगी नहीं, मुझे लगता है जब तक सुनेंगे नहीं तब तक तो याद भी नहीं होता है सही तरह से।